डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले भारत पर और 25% का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का कार्यकारी आदेश साइन किया है। अमेरिका ने यह फैसला रूस से तेल खरीदने की वजह से लिया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत पर कुल 50% टैरिफ हो गया है। 25% टैरिफ पहले लगाया गया था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें की जा रही थी उसके बाद आशंकाएं तमाम थी कि टैरिफ को लेकर और क्या निर्णय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया जाएगा। तो आज उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए जहां पर भारत पर 25% और टैरिफ लगाया है। साथ साथ में ये जरूर कहते रहते हैं कि भारत अच्छा दोस्त है और उसके साथ ये टैरिफ का टेररिज्म जो चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें आज भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है। 27 अगस्त से नया टैरिफ लागू हो जाएगा, यानी कुल लगभग 21 दिनों का समय है। 21 दिन बाद ये टैरिफ लग जाएगा। हालांकि जब पहली बार टैरिफ लगा रहे थे 25% का, तो उस समय कहा था कि अभी और बातचीत होगी और निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सर्वाधिक टैरिफ वाले जो देश हैं उसकी सूची में भारत इस समय, हमारे साथ सीधे वॉशिंगटन से इस समय हमारे संवाददाता रोहित शर्मा जुड़ रहे हैं और न्यूज रूम से प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच लगातार ऐसा नहीं है कि बातचीत भी रुक गई है रोहित, बातचीत भी जारी है, लेकिन कुल 50% ये एक बहुत बड़ा, बहुत कड़ा निर्णय है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज कल ये घोषणा की थी कि वो अगले 24 घंटों में इस तरह का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखेंगे जिसमें वो भारत पे एडिशनल टैरिफ्स लगाने वाले थे, और उन्होंने वो आज किया। और अब 21 दिन बाद से ये एडिशनल टैरिफ्स भारत पे लगने वाली है। 25% वो पहले ही लगा चुके थे, और 17 सितंबर से जो भी गुड्स अमेरिका में आएंगे भारत से, उस पे एडिशनल 25% टैरिफ लगने वाली है। और बड़ी बात इसमें यह है, मुझे लगता है श्वेता, कि देखिए बाकी देशों के साथ जो भी निगोशिएशन हुई है वो ट्रेड को लेके हुई है, वो सेक्टर्स को लेके हुई है, लेकिन भारत के साथ उन्होंने एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा उसे इश्यू बना के वो ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है और अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक शायद ऐसा देखा नहीं गया कि आपने एक जियोपॉलिटिकल इश्यू को बीच में लाके, रशिया को और यूक्रेन के वॉर को लाके एक डोमेस्टिक विन के लिए वो भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। तो काफी चौंकाने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 6-7 महीने पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप चुन के आए थे तो किसी ने भी सोचा होगा कि भारत के साथ रिश्ते ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से साफ किया, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है, श्वेता, क्लियरली लिखा है उन्होंने कि क्योंकि भारत जो रशिया से सामान खरीद रहा है जिसमें ऑयल है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये एडिशनल टैरिफ्स भारत पे लगा रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है श्वेता कि स्टीव विटकॉफ जो एनवॉय है वो थे रशिया में, वो मिलने गए थे व्लादिमीर पुतिन से, वो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले देखी। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद अगर रशिया अपना स्टैंड ईज करता है तो ये जो टैरिफ है वो टल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, ट्रू टू हिज नेचर, उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट की थी कि वो अगले 24 घंटों में भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और ऑलमोस्ट टू द 24th आवर मार्क उन्होंने भारत के ऊपर और 25% जो है टैरिफ लगाई है। और देखना होगा कि इसमें आगे क्या हो सकता है श्वेता, क्योंकि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने ये भी लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर कोई रिटेलिएटरी टैरिफ लगाता है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद, मतलब अगर भारत रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाता है, तो वो फिर से इसे मॉडिफाई करके और टैरिफ भारत पे लगा सकते हैं। और एक एडिशनल डिटेल उसमें यह भी है कि वो मॉनिटर करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम मॉनिटर करेगी कि आने वाले समय में किस तरह से चीजें होती है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हुए कि क्या भारत सचमुच रशिया से ऑयल खरीदना कम करता है, नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी वो इस पे और आगे एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है, और मुझे लगता है भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेके जो इतने सालों से हम देखते हैं बार बार अच्छे होते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, दोस्ती की हम बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा लो आया है करीब करीब पिछले 25 से 30 सालों में, श्वेता। वाकई बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क मोमेंट्स हुए जिसमें लगा कि अब तक पारंपरिक दोस्ती उस हिसाब की न रही हो, लेकिन अचानक एक नया दौर। लेकिन अब ये निर्णय जो टैरिफ को लेकर हुआ है और पिछले कुछ समय से जिस तरह के बयान चल रहे हैं, अब आगे देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के पीछे रूस को वजह बताया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन वो खुद रूस से कारोबार कर रहा है। अब हम आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि भारत पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाने की वजह केवल रूस से तेल खरीदना नहीं है, बल्कि ट्रंप के सीज फायर करवाने के दावे को खारिज करना भी है, जिसके जरिए ट्रंप नोबेल पुरस्कार भी जीतना चाहते हैं। अब रूस से कोयला खरीदने वालों की सूची देखिए, इसमें चीन है, भारत टॉप पर है,
लेकिन इसके बाद तुर्की है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, जापान है और ब्राजील है। यानी पूरी दुनिया रूस से कोयला खरीद रही है। लेकिन ट्रंप तुर्की, दक्षिण कोरिया को कुछ नहीं कह रहे, भारत पर दबाव डाल रहे हैं। अब तेल की बात करते हैं। रूस से चीन और भारत ही तेल नहीं खरीद रहे। तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, तुर्की और म्यांमार है। इस तरह ट्रंप की दलील में दम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भारत की तरह दूसरे देशों पर भी टैरिफ लगाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रणय, एक तो ये चीज समझाइए, एक सामान्य व्यक्ति जो सुन रहा है कि अमेरिका 25%, 50% टैरिफ डाल रहा है, उसके जीवन पर इसका सीधा प्रभाव क्या हो सकता है? और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक धमकी दे देते हैं कि आगे चलकर मैं 150%, 250% कर दूंगा। देखिए, बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप टैरिफ को 150 छोड़ के 500% कर दीजिए, बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये बेसिकली टैरिफ लगना है अमेरिका के अंदर जो लोग भारत का उत्पाद आयातित करना चाहते हैं, भारत से सामान खरीदते हैं, उनके ऊपर ये टैरिफ, उन्हें ये शुल्क चुकाना होगा। यानी टैरिफ अमेरिका के नागरिकों को अदा करना होगा भारत का सामान खरीदने के लिए। जहां तक आपने पूछा कि भारत के एक आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, अभी हमें इसके फाइन प्रिंट्स में देखना होगा कि क्या ये 25% का जो टैरिफ है या अब जो 50% हो चुका है एड वैलोरम ड्यूटी के साथ में, ये किन किन सेक्टर्स के ऊपर लागू होगा, क्योंकि कई एग्जम्पशंस भी थे। जैसे फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक एग्जम्पशन दिया गया था, हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर मैं टैक्स रिवाइज करने जा रहा हूं, जो टैरिफ है वो रिवाइज करने जा रहा हूं, ज्यादा और टैक्स लगाने जा रहा हूं, 100% तक की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभी स्पेसिफाइड नहीं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस उन्होंने दे रखे हैं। तो अभी ये फाइन प्रिंट्स में देखना होगा कि किस पे लागू होगा। लेकिन अगर हम देखें कि ये जिन पर लागू होगा, जो क्षेत्र इसमें आते हैं इसके दायरे के अंदर, वो सारे जो निर्यातक हैं, जो ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो निर्यात करती हैं उत्पाद, चाहे वो अपैरल के सेक्टर में हो, चाहे लेदर के सेक्टर में हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर के अंदर हो, जिनके लिए जिनके उत्पादों का जो स्थान है, जो डेस्टिनेशन है वो अमेरिका है, उनके ऊपर असर पड़ेगा। यानी उनके ऑर्डर्स कैंसिल होंगे। अगर ऑर्डर्स कैंसिल होंगे तो उनके प्रॉफिट या जो मार्जिन्स हैं वो घटेंगे, उनके लॉसेस होंगे और वहां पर बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि भारत के अंदर ये जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं श्वेता, ये लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ होता है। इसलिए सरकार से अपेक्षा होगी कि क्या भारत की सरकार इन एक्सपोर्टर्स के लिए किसी तरीके का कोई इंसेंटिव देती है, क्या उन्हें कोई क्वेश्चन देती है, ताकि उनके जो लॉसेस हैं, उनका जो नुकसान है वो कम किया जा सके। तो एक चिंता इस चीज को लेकर है कि इसका असर यदि पड़ा तो वो उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जो लेबर इंटेंसिव भी हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो अपने उत्पादों का निर्यात अमेरिका के बाजार के अंदर करती हैं। जी, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती में बहुत सारी नई तस्वीरें दिख रही थीं, जहां पर ट्रंप जो शासन है उसमें आपको ऐसे चेहरे दिखते जिनका भारत से जो जड़ें जुड़ी हुई हैं। बाकी तो छोड़िए, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी जो है वो भारत की हैं, और इसीलिए रोहित, मुझे याद है कि हम सब भी अपने कवरेज में बड़े उत्साहित रहे वहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े क्यों हुए हैं, ये सवाल सबके मन में भारत में भी उठता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत से चिढ़े हुए हैं क्योंकि, और अमेरिका की बात भारत मान नहीं रहा है अभी। अपने बर्ताव और बयानों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत से रिश्ते खराब करने में लगे हैं, लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है कि वो झुकने वाले नहीं है। इसका सबसे बड़ा संकेत एससीओ की बैठक में पीएम मोदी का जाना है। एससीओ की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में होनी है। साल 2019 के बाद पहली बार चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार एससीओ को अमेरिकी विरोधी मंच बताते रहे हैं, लेकिन पीएम के चीन जाने से यह तय हो गया है कि भारत ट्रंप की नहीं सुनेगा। अब रूस को लेकर अमेरिकी नाराजगी के बावजूद भारत रूस को छोड़ने को तैयार नहीं है। एनएसए अजीत डोवाल मॉस्को में है, जो भारत और रूस के बीच रिश्तों के लिहाज से बहुत अहम दौरा है। रूस की मीडिया के हवाले से खबर है कि रूस भारत को तेल पर अतिरिक्त छूट दे सकता है। हमेशा सुर्खियों में बने रहने का शौक डोनाल्ड ट्रंप से क्या यह हरकतें करवाता है? डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पर कड़ी सुरक्षा के साथ अपनी गाड़ियों और प्लेन में दिखते हैं, लेकिन ट्रंप अचानक व्हाइट हाउस की खुली छत पर पहुंच गए और अजीब इशारे करने लगे। लेकिन क्यों? जब उनसे पूछा गया कि वो व्हाइट हाउस की छत पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मजाक में कहा कि वो न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि वो छत पर क्या बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि एटमी मिसाइल। ट्रंप ने पिछले दिनों 2 देशों को धमकी दी है। पहली रूस, जिसके खिलाफ उन्होंने एटमी सबमरीन तैनात करने का आदेश दिया, तो दूसरा देश हमारा भारत, जिसके खिलाफ वो रोज टैरिफ के बहाने हमले करते हैं। महीने भर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी,
लेकिन बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे जब पूरे नहीं हुए तो वो बच्चों की तरह चिढ़ गए और भारत को धमकाने लगे। लेकिन भारत ने भी ट्रंप को दो टूक सुना दिया, बता दिया कि ट्रंप की धमकियों के आगे भारत नहीं झुकेगा। जैसे ही भारत ने ट्रंप को आईना दिखाया तो वो बगले झांकने लगे, बोलती बंद हो गई। सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति ये नहीं जानता हो कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से क्या खरीद और बेच रहा है। ट्रंप का ये जवाब आता है कि टैरिफ को लेकर उनका दबाव बेईमानी है, इसलिए भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रहित पर वो किसी की दादागिरी नहीं सहेगा। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. ट्रंप को लेकर भारत की तरफ से सीधा जवाब दिया जा रहा है। विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय लगातार ट्रंप को सच बता चुके हैं। भारत ने बता दिया कि भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी करे। इसका पुख्ता संकेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का मॉस्को दौरा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने बताया कि इस उच्च स्तरीय बैठक में दुनिया की स्थिति और मौजूदा तनाव पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत को रूसी तेल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे। रक्षा सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। मॉस्को टाइम्स की माने तो रूस की तरफ से तेल पर छूट बढ़ाई जा सकती है, यानी डोनाल्ड ट्रंप भले ही रूस के साथ अमेरिकी कारोबार से बेखबर हों, लेकिन रूस और भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत और रूस के लिहाज से यह हफ्ता बहुत अहम है, क्योंकि अजित डोभाल ही सिर्फ रूस के अफसरों से नहीं मिलेंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मॉस्को पहुंच चुके हैं। इस बैठक में जो निकलेगा उसके ही आधार पर डोनाल्ड ट्रंप आगे का एक्शन लेने की बात कह चुके हैं, सिवाय चीन के, जिसके आगे डोनाल्ड ट्रंप भीगी बिल्ली बने हुए हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने चीन को लेकर चुनावों में कड़वी बातें कही, सख्त कार्रवाई करने का वादा किया, लेकिन दोबारा राष्ट्रपति बनने के करीब 6 महीने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के सामने मिमिया रहे हैं। ये हाल तब है जब अमेरिका पिछले 25 वर्ष से चीन का सामना करने के लिए लगातार भारत के साथ संबंधों को मजबूत बना रहा है। तमाम थिंक टैंक का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व को असली खतरा चीन से है, लेकिन ट्रंप भारत के साथ विश्वास के रिश्तों पर लगातार हथौड़ा मारने में जुटे हैं। कार्नेगी एंडोमेंट में लिखे एक लेख में अमेरिकी भारत संबंधों को देखने वाले पूर्व उप सहायक विदेश मंत्री इवान फेगेनबाम ने चेतावनी दी कि ट्रंप की नीति से अमेरिकी भारत संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। फेगेनबाम ने कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंधों को बदलने के लिए 2 दशक से भी ज्यादा समय तक कोशिश की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इस कड़ी मेहनत से बनाए गए रिश्ते को खत्म करने की प्रक्रिया में हैं। भारत पर ट्रेड डील करने का दबाव डालने तक तो ठीक था, लेकिन ट्रंप की तरफ से भारत को लेकर जुबान और हरकतें 21वीं सदी के सबसे अहम रिश्तों को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। बात सिर्फ ट्रेड डील की नहीं है, भारत को झुकाने की जिद है। ये देखिए, अब ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि अगर भारत ने जवाब दिया, यानी कि टैरिफ बढ़ाने पे उसका जवाब दिया, तो और अधिक बढ़ा देंगे टैरिफ। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है। तो आप सुन रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स वहां पर कह रहे हैं कि जो 2 दशक की मेहनत लगी जिस चीज में, उसे अपने कुछ फैसलों से कुछ महीनों में खत्म करने में तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। रोहित, ये वहां पर जो भारतीय अप्रवासी समुदाय जो है, जो वहां पर भारतीय समुदाय है, जो बढ़ चढ़ कर ट्रंप को सपोर्ट इसीलिए कर रहा था क्योंकि ट्रंप के रिश्ते भारत से बहुत अच्छे रहे, वो किस तरीके से देख रहे हैं इसे, और क्या गुंजाइश लग रही है कि 50% से भी ऊपर जाने की सोचेंगे अगर भारत झुकेगा नहीं, जो कि भारत के रुख से साफ है? देखिए, जो इंडियन अमेरिकन है, काफी इंडियन अमेरिकन ने बढ़ चढ़ के प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दिया था। इनफैक्ट बाद में सर्वेज में भी ये सामने आया कि उन्होंने स्विच किया डेमोक्रेट से टू रिपब्लिकन्स। तो काफी ऐसे लोग हैं जो डिसअपॉइंटेड है, जो करंट रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका की, उसको देखते हुए, प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये को देखते हुए कई लोग दबी जबान में कह भी रहे हैं कि शायद उनको एक बायर्स रिमोर्स हो रहा है। इसका मतलब कि जिन्होंने जहां पे वोट दिया उस तरह की चीज उन्हें देखने को नहीं मिल रही है। और तो मुझे लगता है ये जो इंडियन अमेरिकन है, एक थोड़ा सा रियलाइजेशन जरूर हुआ है लोगों को कि ये ट्रंप 1.0 नहीं है, ट्रंप 2.0 है।
और इसको लेके काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, इंडियन अमेरिकन लीडर्स हैं, वो भी थोड़े से नाराज़ हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ट्रम्प को मना लिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ट्रम्प सुनने के मोड में है फिलहाल। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं श्वेता, बिल्कुल इस एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि ब सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स इसे मॉनिटर करेंगे, आने वाले समय में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर करेगा कि भारत किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाता है, तो भारत पे और टैरिफ्स लगेंगे और अगर भारत कंटिन्यू करता है रशिया से सामान खरीदना, तो उसको मॉनिटर करके और अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका लगा सकता है। तो और ये पूरा ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बातचीत खत्म करने से पहले बहुत छोटे में आपसे जानना चाहती हूं कि क्या भारत रिटेलिएटरी टैरिफ्स के बारे में सोच रहा होगा? देखिए, भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं श्वेता, जिसके अंदर रिटेलिएटरी टैरिफ भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति केवल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर जो टेक जायंट्स हैं, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, इस तरीके की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर बड़ा कारोबार करती हैं। इसलिए यदि भारत रिटेलिएटरी टैक्स लगाता है तो अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा WTO भी एक भारत के पास में विकल्प है। भारत स्टील के मुद्दे को पहले ही WTO के अंदर लेकर जा चुका है। ये टैरिफ जो है ये किसी तरीके से WTO के रेजिम में नहीं आते हैं, ये किसी भी वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये बाध्यकारी उस तरीके से नहीं है भारत के ऊपर, न तो भारत ने इस पर दस्तखत किए हैं। तो अभी बहुत सारे विकल्प हैं भारत के पास में, लेकिन यहां पर बहुत सावधानी इसलिए रखने की जरूरत है श्वेता, क्योंकि इसके अंदर नुकसान दोनों तरफ बहुत सारा हो सकता है इसके अंदर, और यदि लड़ाई बढ़ी दोनों तरफ हो सकता है। और भारत एक परिपक्व देश है, कम से कम इतना हम कह सकते हैं, और भारत की लीडरशिप भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो बहुत ज्यादा परिपक्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ट्रंप सिर्फ ट्रेड डील को लेकर नहीं, उनकी जिद है कि भारत झुके। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे अब समझिए। रूस से LNG खरीदने वालों की बात करें तो रूस से सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन LNG लेता है। चीन का नंबर दूसरा है, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया, तुर्की है। लेकिन ट्रंप ने EU, जापान, दक्षिण कोरिया से डील कर ली, वो उन्हें रूस से कारोबार खरीदने से नहीं रोक रहे। अब रूस से तेल उत्पाद खरीदने के मामले में भी तुर्की, चीन भारत से आगे हैं। सिंगापुर, सऊदी अरब, UAE का भी नाम फहरिस्त में है, लेकिन ट्रंप का सारा जोर केवल और केवल भारत पर। अब जुलाई महीने का ही आंकड़ा है, यूरोप को रूसी पाइपलाइन गैस निर्यात महीने दर महीने 37% बढ़ी है। लेकिन ट्रंप EU को आंख नहीं दिखा रहे। ट्रंप भारत को इसीलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करवाने के उनके दावे को खारिज कर दिया, उनके अहंकार को चोट पहुंचाई, जो उनके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि भारत में ट्रंप का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। अकेले भारत से ट्रंप को 15,000 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। देश के सभी बड़े शहरों में ट्रंप टावर लॉन्च होते ही बिक जा रहे हैं, जबकि इन फ्लैट्स की 125 करोड़ रुपए तक कीमत है। खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए हैं। वो जानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व के दिन लदने वाले हैं। इसी झुंझलाहट में वो एक ऐसी बात कह गए जो 100% गलत है। रूस के साथ भारत की दोस्ती से परेशान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड यानी मरा हुआ तो कह दिया, लेकिन इसके बाद उनकी खूब खिंचाई हुई। भारत की जिस इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप मरा बताते हैं, ट्रंप की झूठी कही गई उसी मरी हुई इकोनॉमी से उन्हें 15,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीदें। 175 करोड़ रुपए तो ट्रंप की जेब तक पहुंच भी गए, वो भी बिना कुछ किए हुए। हकीकत ये कि भारत में फूटी कौड़ी लगाए बिना या खुद से कोई कारोबार किए बिना डोनाल्ड ट्रंप यहां से हजारों करोड़ रुपए खुद कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को इतनी ज्यादा आमदनी दुनिया में और कहीं से नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप का पहला प्यार उनका कारोबार है। वो भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति हों, लेकिन वो दिल से कारोबारी हैं। 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के पद और प्रतिष्ठा का फायदा उनके कारोबार को ही हुआ। ट्रंप ने भारत में भी इसका विस्तार किया और फूटी कौड़ी खर्च किए बिना करोड़ों अपनी जेब में डाली। डोनाल्ड ट्रंप को यह कमाई भारत के रियल एस्टेट कारोबार से हो रही है, उसी भारत से जिसकी इकोनॉमी को डेड कहते हैं। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो, इस कहावत को भारत के कई शहरों में बन रहे ट्रंप टावर से समझा जा सकता है। गुड़गांव में ट्रंप टावर बन रहे हैं। इस इमारत को बनाने के लिए भले ही ट्रंप ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, फिर भी उन्हें इसके बदले में बैठे बिठाए
आमदनी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से भले ही हर भारतीय का मन खट्टा हो रहा हो, लेकिन इसका कोई असर ट्रंप के भारत के कारोबार पर पड़ता नहीं दिख रहा। हम इस वक्त ट्रंप टावर के बाहर ही मौजूद हैं, जिसकी लॉन्चिंग के वक्त ही करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हाथों हाथ बिक गए थे। क्योंकि उनके खुद के आप मल्टीपल अगर प्रेस नोट्स भी देखोगे, द कंपनी हैज टोल्ड के आउट ऑफ यूएस अगर सबसे ज्यादा ट्रम्प टावर्स अगर कहीं पर है वो इंडिया में होने वाले हैं, एंड नेक्स्ट 2 years में देयर इज गोना बी 10 ट्रम्प टावर्स ऑल अक्रॉस इंडिया। सो अगर इतने ट्रम्प टावर्स बन रहे हैं क्योंकि लोगों का यहाँ पे डिमांड है एंड द इकोनॉमी इज रियली परफॉर्मिंग, सो आई थिंक दिस इज अ मिसकंसेप्शन, और उनको शायद उनकी इंटरनल कंपनीज ही टच नहीं कर पा रही रहेगी तथ्य या ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए। गुरुग्राम के इस ट्रंप टावर की नींव डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने रखी थी। गुरुग्राम में ट्रंप प्रोजेक्ट के इस टावर की लॉन्चिंग 13 मई 2025 को हुई। पहले दिन 3,250 करोड़ रुपए की बुकिंग दर्ज होने के साथ सभी 298 यूनिट्स बिक गईं। इन फ्लैट्स की कीमत 8 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए के बीच है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में 125 करोड़ रुपए की कीमत के 4 अल्ट्रा प्रीमियम पेंट हाउस भी हैं जो बिक चुके हैं, जो ये दिखाता है कि भारत के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट की डिमांड बढ़ रही है। लोग प्रीमियम प्रॉपर्टी को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, लाइक ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रम्प टावर्स का ऑफिशियल कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में ट्रम्प टावर्स बना रहे, अगर उनका खुद का रिपोर्ट है कुछ दिनों पहले का कि उन्होंने पहले दिन पे ही पूरा ट्रम्प टावर सोल्ड आउट कर दिया। सो मुझे लगता है कि अगर वही पार्टनर्स अगर ट्राई करते रहेंगे डोनाल्ड ट्रम्प को टच करने का कि सर दिस इज हाउ द इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन भारतीय डेवलपर्स को ट्रंप नाम का इस्तेमाल करने के लिए फीस और बिक्री में से हिस्सेदारी लेता है, जिसमें उसे बिना एक पैसा लगाए बहुत मोटी कमाई हो रही है। ट्रंप केवल अपना नाम बेचकर भारत के 6 शहरों के 13 प्रोजेक्ट से मोटी कमाई कर रहे हैं। ये शहर हैं मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा और बेंगलुरु। यही वजह है कि 2023 तक उनका ब्रांड नेम, जो लगभग 3 मिलियन वर्ग फीट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से ही जुड़ा था, अब वो सारा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बढ़कर 11 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच जाएगा। लास्ट उन्होंने जो नोएडा में नॉर्थ इंडिया में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसमें एक ही दिन में उन्होंने अराउंड 3,000 करोड़ का सेल किया था। दैट इज द बेस्ट नॉलेज व्हाट आई हैव। अगेन वी विल हैव टू गो टू नंबर्स मोर इन डिटेल, बट मेरे हिसाब से एनीवेयर फ्रॉम 10 to 12,000 करोड़ का मिनिमम उन्होंने सेल ऑलरेडी इंडिया में किया रहेगा। एंड और 6 से 7 प्रोजेक्ट्स जो मैं खुद डेवलपर्स को पहचानता हूं जिनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रम्प टावर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द यूएस, सबसे ज्यादा ट्रम्प टावर्स आउटसाइड द यूएस इंडिया में आने वाले हैं। इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत से पंगा लेना घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि भारत एक उभरती महाशक्ति है जो बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत में महंगे और लग्जरी फ्लैट की मांग दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा रफ्तार से बढ़ने वाली है। इसका सीधा फायदा डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को हो सकता है, लेकिन वो भारत को नाराज करके इतने बड़े बाजार से हाथ धो सकते हैं। टुडे आज इंडिया का जो रियल एस्टेट अगर आप स्टडी करो तो हम लोग 8.6% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन जीडीपी में। एंड आज भी ऐसा है कि इंडिया में केवल 25% लोगों को खुद का घर का पॉसिबिलिटी हुआ है। सो दिस इंडियन रियल एस्टेट का जो ग्रोथ है वो तो चलते ही रहने वाला है। आज इंडिया में अच्छे घरों की रिक्वायरमेंट है, बड़े घरों की रिक्वायरमेंट है, और जैसे ब्रांडेड होम्स की बात होती है, जैसे ट्रम्प टावर्स है या मैरियट, ऐसे होटल वाले भी काफी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। सो इंडिया का जो होम बायर है वो काफी रिफाइंड टेस्ट वाला है, एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर बिगर होम्स, दे आर ऑप्टिंग फॉर ऑल द लग्जरी जो पॉसिबल हो सकता है। तो देश भर में ट्रम्प टावर का डंका बज रहा है। प्रतिष्ठा और लग्जरी के नाम पर हिंदुस्तान में लोग ट्रम्प टावर को अपना पता बनाने के लिए भारतीय पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं।
लेकिन अगर भारत को लेकर ट्रंप का रवैया नहीं बदला तो फिर भारत से ट्रंप की जेब में पैसा बहने का ये सिलसिला भी रुक सकता है। अब आपको आज की भारत की सबसे बड़ी खबर से खबरदार करते हैं। खबर उत्तरकाशी में कल आई तबाही की, जहां 100 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ जोगीधारा के पास भारी भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ मार्ग भी बंद हो गया है। मौसम की इन्हीं चुनौतियों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में आपदाओं की बढ़ती संख्या जीवन के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। पांच अगस्त वाली तबाही ने एक बार फिर खबरदार किया है। खबरदार इस सवाल से कि आखिर उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ पर रहने वाले लोगों का जीवन क्या सुरक्षित नहीं है। जब उत्तरकाशी के धराली में अभी एक तबाही में बचाव का अभियान पूरा भी नहीं हो पाया, तब बार बार क्यों तेज बारिश के बाद उत्तराखंड में पहाड़ दरकते जा रहे हैं। जैसे पौड़ी गढ़वाल में अब बुधवार को यूं बारिश का तेज बहाव सैलाब की शक्ल में निकलता है। क्या मानसून को दोष देकर बचा जा सकता है, या फिर हकीकत यह है कि अनियंत्रित विकास की रफ्तार ने ही विनाश को पहाड़ पर न्योता दिया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 121 पर पौड़ी के पास पुल टूट जाता है, संपर्क भी फिर नहीं किया जा सकता। पहाड़ के हिस्से टूटते हैं और इस सवाल को मजबूत कर जाते हैं कि पहाड़ों पर बसे हमारे शहरों पर क्या बहुत बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे हरिद्वार में पहाड़ का हिस्सा टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिरता है। हर बार किसी हादसे के बाद राहत और बचाव का काम तेज किया जाता है। मुख्यमंत्रियों का एरियल सर्वे होने लगता है। जैसे इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए उस धराली तक पहुंच जाते हैं, जहां दावा है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश होनी बाकी है, जिनकी तलाश में सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। लेकिन खबरदार करता सवाल तो यह है कि कभी उत्तराखंड तो कभी हिमाचल प्रदेश, आखिर कब तक यूं ही बार बार आफत का पहाड़ आम लोगों की जिंदगी पर टूटता रहेगा। कभी पहाड़ टूटता है, कभी पहाड़ का रास्ता। हर बार नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। जैसे चंबा में बारिश के बाद सड़क धंसने से ट्रक खाई में पलट जाता है और सवाल आता है, कुदरत है जिम्मेदार या कुदरत के नाम पर चेहरा कुछ लोग बचा लेते हैं। हालात ये है, मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में रह रहकर लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ ऐसे गिरता है कि लोग भगवान को याद करने लगते हैं। माता रानी राख, माता रानी राख। और फिर सवाल आता है, उत्तराखंड से हिमाचल तक भारी आपदाएं कब तक। मानसून की दस्तक से लेकर मानसून के पीक सीजन तक रह रहकर टूटते पहाड़ों के बीच हिमाचल से उत्तराखंड तक आज समझना जरूरी है, हिमालय के पहाड़ ढह क्यों जाते हैं। तो इस तबाही का कारण क्या है, इस तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है, और साथ ही कौन सी गलतियां हुई हैं और कौन सी गलतियां हो रही हैं जिस वजह से ऐसी तबाही देखने के लिए मिलती है। अब बहुत सारे इसके कारण हैं, वो भी हम आपको समझाते हैं। मॉनसून सीजन ही नहीं बल्कि साल में अब कई बार पहाड़ पर तबाही आ जाती है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि टिहरी डैम, मॉनसून सीजन का कम होना, उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में वनों का घटना आपदा को न्योता देने लगा है। अब वाडिया इंस्टीट्यूट के भूभौतिकी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार के अनुसार अब मल्टी क्लाउड बर्स्ट की स्थिति है, यानी एक नहीं कई। कल भी दावा किया गया कि 2 क्लाउड बर्स्ट हुए थे, एक धराली गांव और दूसरा सुखी टॉप पर। अब एक्सपर्ट बताते हैं कि टिहरी डैम करीब 32 लाख एकड़ में फैला है,
जिसका ऊपरी जल क्षेत्र करीब 52 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बड़ी मात्रा में जब जल एक जगह पर इकट्ठा होता है तो बादल बनने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। कहा जाता है कि मॉनसून के समय ये बादल इस पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं, यानी क्लाउड बर्स्ट। अब जून से सितंबर तक चलने वाला मॉनसून सीजन अब जुलाई से अगस्त में सिमटता जा रहा है। जो बारिश पहले मान लीजिए 7 दिन में होती थी, अब वो 3 दिन में हो जा रही है। पर्यावरण और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड के 70% से अधिक क्षेत्र में वन है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में वन बहुत कम है। ऐसे में मॉनसूनी हवाओं को मैदान में बरसने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। पर्वतीय इलाके में फिर मॉनसूनी बादल अतिवृष्टि के साथ बरस जाते हैं। पर सवाल यह है कि कल धराली में तबाही कैसे आई? क्या बादल फटने की वजह से, या वजह कुछ और भी हो सकती है? जिस धराली गांव में मंगलवार दोपहर तबाही आई, ये वहां की आसमानी तस्वीर है, जहां 600 वोटर 800 नागरिक रहते हैं। ये उसी धराली के मिट्टी में धंस जाने की डराती हुई तस्वीर है। जहां कोई कहता है बादल फटा है, कोई कहता है बादल नहीं फटा, कोई कहता है ऊपर से झील फूट कर बही है। सबके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। उस धराली में आखिर तबाही किस वजह से आई? पहला दावा यही है, बादल फटने से सैलाब आया। धराली में जब मौत का सैलाब आता है, 35 सेकंड में सब कुछ खत्म कर देता है। तस्वीर देखकर जानकार हैरान थे, ये बादल फटने से हुआ या कुछ और है। घटना स्थल की टोपोग्राफी देखी, ये 14,000 फीट की हिमालय की चोटी है। यहाँ से सैलाब आता दिखा, वो 12,600 फीट की ऊंचाई। सैलाब इस रास्ते से करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धराली गांव से टकराए। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं धराली में इतनी बारिश का रिकॉर्ड नहीं कि बादल फटना माना जाए, लेकिन दावा यह भी कि ऊपरी हिस्से में जो बारिश दर्ज हुई है वो बादल फटने की ही आशंका को बल देती है। इसके लिए पहले हमें क्लाउड बस्ट को समझना जरूरी है। क्लाउड बस्ट हम तभी डिफाइन करते हैं जब 1 घंटे में वर्षा जो है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा एक लिमिटेड एरिया में होती है, तो वो क्लाउड बस्ट का नाम देते हैं। जो डेटा हमारे पास अभी पिछले 24 घंटे का आया सुबह 8:30 बजे के अराउंड, उसके हिसाब से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 13.8 सेंटीमीटर वर्षा जो है पिछले 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट हुई है। हालांकि इससे जो है एग्जैक्टली कंफर्म करना कि क्लाउड बस्ट इवेंट हुआ है मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का क्लाउड सिस्टम बना हुआ था, जो हायर रीचर्स थे माउंटेन्स के, वहाँ बहुत इंटेंस क्लाउड सिस्टम था, जिसको देखते उसको कंप्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकते कि हायर रीचर्स पर ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास डेटा कंफर्म करने के लिए भी नहीं। बादल फटने के किंतु परंतु के बीच दूसरा दावा यह किया जाता है कि बादल नहीं फटा बल्कि ऊपर जमा हुई झील फूट पड़ी। तो मंगलवार दोपहर 1:45 बजे के करीब जो मौत के क्रूर पंजे की तरह बहता सैलाब आया, क्या वो ऊपर जमा हुई कोई झील थी? परसों हुई 10 mm, उससे पहले 20 mm, 30 mm, ऐसे बढ़ते 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 सारा पानी अक्यूमुलेट होता गया ना, उस लैंडस्लाइड जो ऊपर हुआ था, तो वो सारा फिर एक साथ लूजन अप होके आया। तो वायनाड में क्या हुआ था साल भर पहले, वायनाड में इसी महीने की बात, जुलाई की बात है, तो वायनाड में 2 दिन लगातार 300 mm बारिश हुई पहाड़ों पे। तो वो जो बारिश थी वो 600 mm अक्यूमुलेट होते होते सॉइल को बहुत उसने पोरस कर दिया। सॉइल क्लेई होती है, सिल्टी होती है, 3 तरह की सॉइल्स होती हैं, तो वो सॉइल उतना पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो वो सब फिर क्रैश करके नीचे आ गया और इतना डैमेज हुआ था। तथ्य ये भी है कि उत्तराखंड में 1260 ग्लेशियर लेक्स यानी झीलें मौजूद हैं। इनमें से कई झीलों को हाई रिस्क झील घोषित किया जा चुका है। एनडीएमए ने ए लेवल यानी उच्च स्तर के खतरे वाली ऐसी 13 झीलों की पहचान की है जो कभी भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड यानी ग्लॉफ की तबाही का कारण बन सकते हैं। लेकिन जब झील टूटने की बात पर भी शंका है, तब तीसरा दावा यह आता है कि लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर पानी का रास्ता रुका और फिर तेज बारिश से रुका हुआ पानी और मलबा सैलाब बनकर फूट पड़ा। हो सकता है कि कई छोटे लैंडस्लाइड आया होगा या कोई स्नोफॉल का कोई चंक, ग्लेशियर का चंक उसमें गिर के आया हुआ, हैंगिंग ग्लेशियर का किसका चंक गिर के आया हुआ, उसने जो है कुछ दिन के लिए रिवर को चोक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। टेम्परेरी एक बार डैमिंग करना शुरू की उसने, और एक्सेस पानी जो हो गया जो उसको नहीं कर पाया क्योंकि वैली डीप वैली है,
तो पानी इसका फैलाव ज़्यादा नहीं होता है, वर्टिकल उसके थिकनेस ज़्यादा होती है पानी की, तो वो बाय द वे कभी कभी अपने फोर्स से टूट जाती हो। तो जो टूटा वो तो सब पानी को लेकर के एकदम से आ गया। तो रास्ते में उसके बाद जो पानी का फ्लो था ज़रा सा, जो हमारा 2-2.5 किलोमीटर रन था इसका, इतने का 5-6 किलोमीटर रन हुए, उसमें उसको जितना भी मिला सेडिमेंट उसको सबको रोड करके ले आया, क्योंकि वो पानी फैला नहीं, क्योंकि गॉर्ज में तो फोर्स से उसका तो साइड में जो उसका मिला सब तोड़ फोड़ के ले करके और डायरेक्ट नीचे हिट करके, और जैसे ही बहली खुली तो उससे फैल गया पानी। उत्तराखंड में बादल फटने या तेज बारिश होने पर लैंडस्लाइड की 2 बड़ी वजहें हैं। हिमालय के पहाड़ नए हैं और कमजोर हैं। हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है। इसीलिए हिमालय के पहाड़ों की चट्टानें भुरभुरी और कमजोर मिट्टी की बनी है। बादल फटने पर इन पहाड़ों से मिट्टी पर हाइड्रोस्टैटिक यानी पानी का प्रेशर बढ़ता है। मिट्टी होने के चलते इसकी जमीन पर पकड़ नहीं होती और भारी मात्रा में मिट्टी मलबे के रूप में पानी के साथ निचले इलाकों में पहुंचती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखने का काम करती हैं। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की कटाई के चलते मिट्टी की चट्टानें ढीली पड़ गई। ऐसे में तेज पानी का फ्लो आसानी से इस मिट्टी को बहा ले जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल के इलाकों में नदियों में पानी कम होने और बांध बनाने के चलते नदियों का रास्ता संकरा हो गया है। ऐसे में बादल फटने पर तेजी से पानी बढ़ता है और नदियों के किनारे छोड़कर बाकी इलाके की मिट्टी और मलबे को भी साथ बहा ले जाता है। उत्तराखंड में इस वक्त बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और उन्हीं में बचाव अभियान चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी एजेंसियों की टीमें धराली, हर्षिल और बाढ़ प्रभावित दूसरे इलाकों में गाद के नीचे दबे लोगों की जान बचाने के लिए जुटी हुई है। भारतीय वायुसेना के विमानों को कल दोपहर से तैयार रखा गया है, लेकिन अब तक आपदाग्रस्त इलाकों में उड़ान भरने में वो असमर्थ हैं। कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट से सारे पेड़ थे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया। उत्तरकाशी के धराली में तबाही का असर लोगों के दिलो दिमाग पर छाया है। लोग कुदरत के विनाश की बुरी यादों से निकल नहीं पा रहे। धराली और उसके आसपास तबाही कुछ ऐसी कि यहाँ पर पहुँचना बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं। रास्ते टूटने से राहत और बचाव का काम पूरी रफ्तार से उड़ान नहीं भर पा रहा। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य सरकार के साथ केंद्र की एजेंसियां तत्परता से लोगों को बचाने में जुटी। धराली पहुंचना मुश्किल है तो वहां के हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण, जहां पर एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ये देखिए कीचड़ में चलने के लिए किस तरह से रास्ता बनाया जा रहा है। धराली की एक और तस्वीर देखिए, जहां पर तेजी से बहते पानी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पानी का बहाव किसी को भी अपने साथ बहा ले जा सकता है, लेकिन अस्थायी पुल बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके। ये देखिए, इस अस्थायी पुल को बहने से बचाने के लिए इसके दोनों छोर पर पत्थर रखे जा रहे हैं। मंगलवार को उत्तरकाशी जिले में 3 जगह विनाशकारी सैलाब आता है, जिसमें धराली, हर्षिल और सुखी टाप शामिल है। इन तीनों जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी जो एयर स्ट्रिप है देहरादून में, वहां से भी वेदर को देखते हुए अभी उड़ान भरी थी अभी हमारे सिविलियंस एयरक्राफ्ट्स ने, मगर मौसम खराब होने के कारण वापस आ गए हैं। अभी इसमें भी अभी लगातार कोशिश हो रही है कि जैसे ही मौसम खुले तो ये जो हमारी टीम है उनको वो आगे भेजा जाए। इस तबाही के बाद ये तय हो गया कि बचाव और राहत का काम चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। वो इस पूरे इलाके में 150 मीटर की पूरी सड़क खत्म हो गई है। कई बचाव एजेंसियां जो पीछे से आ रही थी उन्हें यहाँ से वापस लौटना पड़ा है। ये पूरा जो कटाव आप देख रहे हैं 150 मीटर का लंबा, सड़क लगभग 7 से 8 फीट नीचे बैठ गई और इसी के चलते ये सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तरकाशी को गंगोत्री और आगे हर्षिल से जोड़ता है। इसी रास्ते से होकर के तमाम मदद जानी थी, लेकिन अब ये रास्ता ही खत्म हो चुका है। रास्तों को जल्द ठीक करने का काम किया जा रहा है ताकि बचाव के लिए जरूरी उपकरण पहुंचाए जाएं, जो अब तक धराली नहीं पहुंच पाए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना
बचाव के काम में जुटे हैं। आईटीबीपी की माने तो अब तक 400 से ज्यादा लोगों को इलाके से निकाल लिया गया, जबकि 100 से ज्यादा अब भी लापता है। क्यों आपदा के 32 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया, इसकी वजह जानिए। देखिए, ऐसा है कि इनक्लेमेंट वेदर है, इंसेसेंट रेन है, ये आप सब जान रहे हैं। मेन चीज क्या होता है ऐसे में कि रिसोर्स, क्योंकि मान लीजिए आपके पास लोग ज्यादा हैं लेकिन रिसोर्स नहीं है, टूल्स नहीं है, जो जेसीबीज वगैरह नहीं है, तो आपके पास मेन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जबकि मैचिंग अमाउंट में आपके पास रिसोर्स हो। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। चमोली की एक तस्वीर देखिए, जहां विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी में अचानक उफान आता है, जिससे सैकड़ों पर्यटक फंस जाते हैं। इसके बाद यहां से 150 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया जाता है और फिर बुधवार को सैलानियों के लिए इस घाटी को बंद कर दिया गया। केदारनाथ धाम के पैदल रास्ते पर भी श्रद्धालु फंस जाते हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्री भूस्खलन से बाल बाल बचते हैं। इसके बाद केदारनाथ यात्रा को रोक दिया जाता है और एसडीआरएफ 500 लोगों को बचाकर सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाती है। उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से तबाही हुई है। किन्नौर जिले में मंगलवार को बादल फटने के बाद किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित की गई। यात्रा पर गए 413 श्रद्धालुओं को आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। ट्रंप की तरफ से जो अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया गया है, उस पर भारत की प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने पर यह भारत की पहली प्रतिक्रिया है, जिसमें इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अनुचित, अन्यायपूर्ण बताया गया है, साथ ही असंगत भी। देश हित में हर संभव कदम उठाएंगे, ये एमईए की तरफ से कहा गया है, यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह आधिकारिक बयान ट्रंप के टैरिफ वाले निर्णय पर आया है। तेल आयात पर भारत अपना रुख स्पष्ट कर चुका है और जो सही है भारत की तरफ से वही किया गया है। ये ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने पर भारत की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। ट्रंप इंतजार कर रहे हैं कि आप भारत अपनी तरफ से पलटवार करेगा, क्या टैरिफ बढ़ाएगा, लेकिन इस तरह का नहीं, बल्कि एक बहुत संतुलित लेकिन कड़ी प्रतिक्रिया। देश हित में हर संभव कदम उठाएंगे, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। क्या उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के ग्रह नक्षत्र इन दिनों ठीक नहीं चल रहे? सवाल की वजह यह है कि कोई मंत्री उद्घाटन का फीता काटने का न्योता न मिलने से परेशान है, कोई मंत्री बिजली कटौती की शिकायत करने पर अधिकारी के हाथों टहला दिया जा रहा है, और कोई मंत्री ऐसा है जो जनता की समस्या का समाधान करने की जगह उन्हें स्वर्ग का रास्ता बता रहा है। पहले मंत्री जो आज चर्चा में हैं वो है दयाशंकर सिंह, जो कल बीती रात को बलिया के कटहल नाले पर बने पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी उन्हें पता चला कि बिना उद्घाटन के ही इसे जनता के लिए खोल दिया गया, तो मंत्री जी हत्थे से उखड़ गए, अधिकारी को फटकार लगाई। मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुविधा दिए, चेयरमैन को क्यों नहीं सुविधा दिए, हमको क्यों नहीं सुविधा दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। कल मत तो जान बुझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और क्या बताओ, शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है, कुछ भी हो तो तुम विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है, तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या, विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे, इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। काले धन को लेकर गुड न्यूज आई है। देश में वित्त वर्ष 2024-25 में 30,444 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। मंगलवार को संसद में यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। बताया कि पिछले साल 30,000 करोड़ रुपए के काला धन का पता चला। वित्त वर्ष 2023-24 में 37,622 करोड़ रुपए, तो 2022-23 में 9,805 करोड़ रुपए की अघोषित आय पकड़ी गई थी। इस तरह पिछले 3 सालों में कुल 77,871 करोड़ से ज्यादा का काला धन पकड़ा जा चुका है।